बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18 और आज हम चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे लेक्चर का जो टाइटल है वो है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ट्रांजिशन मेटल के बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं ये रंगीन होते हैं, ये कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो वो क्या एक शेर था कि कोई नुस्खा ना दवा देते हैं, कोई नुस्खा ना दवा देते हैं, तुमसे परहेज बता देते हैं। कितने जालिम हैं मेरे चारागर, दर्द कुछ और बढ़ा देते हैं। और मैं जो पूछूं रंगों से ख्वाहिश उनकी, तेरी तस्वीर बना देते हैं। हम भी हैं गालिब की तबीयत वाले, जिस पे मिटते हैं मिटा देते हैं। और शेर आखिर सुने कि अब कौन हमें खत लिखेगा, अबरक खुद ही लिख लिख के जला देते हैं। जनाबे वाला कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कलर ऑफ हमारी किताब में जिस तरीके से ये लेक्चर डिजाइन किया गया है मैं थोड़ा सा उससे हट के आपको समझाऊंगा। यानी मैं आपको पहले बताऊंगा कलर फॉर्मेशन क्या होती है। कलर मतलब कोई भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या कोई भी चीज हमें कलर्ड क्यों नजर आती है। यानी ये मेरे हाथ में जो 4 मार्कर हैं इनमें ब्लू हमें ब्लू क्यों दिख रहा है, ये रेड हमें रेड क्यों दिख रहा है, ये ब्लैक हमें ब्लैक क्यों दिख रहा है, या वाइट चीज हमें वाइट क्यों नजर आती है। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। देखें, आप सबको पता है पड़ा इस बात का कि ये जो सूरज है ना, सूरज, उसमें से जो रोशनी आती है वो विजिबल लाइट होती है, यानी व्हाइट लाइट हम उसे कहते हैं। और व्हाइट लाइट जो है 7 कलर का मिक्सचर है, 7 रंग आपस में मर्ज होते हैं, मिक्स होते हैं और वो व्हाइट लाइट बनती है। ये बात आपको बचपन से पढ़ाई गई है और मैं जानता हूं कि आप भी इस बारे में रोशनास, आपको पता है पढ़ा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और फिर मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया था विब गायर, ठीक है, ये हैं 7 रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये वो 7 रंग हैं जिनके मिक्सचर को देखें तो ये मिक्स होकर व्हाइट लाइट बनाते हैं जो कि सूरज की रोशनी है। ओके, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हेन व्हाइट लाइट फॉल ऑन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जब भी व्हाइट लाइट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पड़ती है तो 3 केसेस हैं। कौन से केसेस हैं? पहला, इफ ऑल लाइट एब्जॉर्ब, अगर सारी लाइट अंदर जज्ब हो जाए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में तो कॉम्प्लेक्स अपीयर ब्लैक, तो हम कॉम्प्लेक्स हमें काला नजर आएगा। ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स, हर वो चीज जो हमें ब्लैक नजर आती है इट्स मीन उसके अंदर तमाम कलर, सातों के सातों रंग जो हैं, पूरी व्हाइट लाइट जो है वो जज्ब हो गई है। ओके, आगे चलेंगे। उसके बाद इफ ऑल लाइट रिफ्लेक्टेड, अगर तमाम लाइट पड़े यानी सातों रंग इकट्ठे जो आ रहे हैं वो पड़े और वापस चले जाएं, रिफ्लेक्ट हो जाएं, एब्जॉर्ब ना हो, तो वापस जब जाएंगे तो सातों के सातों रंग मिक्स होके वापस जाएंगे तो वो जो है ना कॉम्प्लेक्स अपीयर व्हाइट, कॉम्प्लेक्स हमें कैसा नजर आएगा? व्हाइट नजर आएगा। ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल ऐसे ही है। यहां पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो कलर किसी भी चीज में जज्ब हो जाते हैं वो हमें नजर नहीं आते, जो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आते हैं वही हमें दिखाई देते हैं। ऐसा ही है, याद रखिएगा मेरी बात। तीसरी बात क्या लिखी है? आमतौर पर वो कहता है सम वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब होता है कलर, यानी कि वायलेट कलर की अपनी वेवलेंथ है, इंडिगो की अपनी है, ब्लू ग्रीन की अपनी है। तो वेवलेंथ, कलर की जगह वेवलेंथ भी लिख सकते हैं, वेवलेंथ की जगह कलर भी लिख सकते हैं कि यूजुअली सम कलर या सम वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब्ड वाइल रिमेनिंग, जो बच जाते हैं दे रिफ्लेक्टेड आर ट्रांसमिटेड, जो बच गए वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ट्रांसमिट, रिफ्लेक्ट माने वापस आना, वापस आ जाते हैं। देयरफॉर लिहाजा द कॉम्प्लेक्स शोज डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है उस लाइट पे डिपेंड करता है, वो लाइट डिसाइड करेगी कि कॉम्प्लेक्स किस रंग का है। क्या मतलब सर जी? हाँ, जो लाइट वापस आएगी हमारी आंखों में पड़ेगी वही हमें जो है उसी कलर का हमें वो कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक चीज लिखी हुई है, कंप्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री कलर्स मैं यहां आपको बना के दिखाता हूं। देखें, ये ना एक दायरा है, ठीक हो गया, इसमें मैं एक लाइन लगा रहा हूं, ऐसे सीधी लग गई लाइन। जी सर बिल्कुल लग। अब इसमें मैं क्रॉस बनाता हूं, एक ऐसे, ठीक है,
एक S। सही हो गया जी। ये 6 खाने बन गए हैं। इन 6 खानों में ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये है जनाब वायलेट, ठीक है, वायलेट, ठीक है। और ये है ब्लू, ये है ग्रीन, ये है येलो, ये है ऑरेंज और ये है रेड। सर यहाँ से ही शुरू करना है, आपकी मर्जी है जहां से शुरू करें, इसमें कोई कैदो बंद नहीं है। तो मेरे प्यारे बेटे, सर इसमें ना 6 कलर हैं, आपने इंडिगो नहीं लगाया जी। बिल्कुल, इंडिगो जो होता है ना बेसिकली वो वायलेट और ब्लू के दरमियान होता है, तो बहुत थोड़ी रेंज में उसकी वेवलेंथ है, इसलिए हम उसे जाहिर नहीं करवाते। तो ये व्हील जो मैंने आपके सामने बनाया है, ये हमें कंप्लीमेंट्री कलर के बारे में बताता है। कंप्लीमेंट्री कलर कौन से होते हैं, देखें यहाँ पे मैंने आपके सामने एक चीज लिखी है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स जो है वो एब्जॉर्ब करता है येलो लाइट, यानी ये वाली लाइट वो क्या कर लेता है, जज्ब कर लेता है, तो इट अपीयर्स, वो हमें दिखाई देगा वायलेट कलर का। सुनिएगा मेरी बात, जब येलो कलर वो जज्ब करेगा तो वायलेट अपने बिल्कुल सामने वाला जो कलर है वो रिफ्लेक्ट करेगा। येलो जज्ब करेगा, अपने सामने वाला रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो रिफ्लेक्ट होगा वही हमारी आंखों में जाएगा, उसी कलर का हमें वो कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। समझ रहे हैं? तो येलो के सामने वाला ये जो वायलेट है ना, ये इस येलो का जो वायलेट है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री कलर। देखो मैंने यहां पे लिखा है कंप्लीमेंट्री कलर की डेफिनेशन, द कलर ऑब्जर्व्ड, वो कलर जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इज ऑलवेज द कंप्लीमेंट्री कलर, इज ऑलवेज द कंप्लीमेंट्री कलर, हमेशा वो सामने वाला कलर होता है। कंप्लीमेंट्री का मतलब है अपोजिट, सामने वाला, कलर ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट, यानी ये अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो ये वाला नजर आएगा। सेम ऐसे ही अगर ऑरेंज जो है वो जज्ब हो रही है लाइट, तो जो रिफ्लेक्ट हो रही होगी वो ब्लू हो रही होगी, और हमें ऑब्जेक्ट क्या नजर आएगा, ब्लू कलर का नजर आएगा। अगर ग्रीन जज्ब हो रही है तो कौन सी रिफ्लेक्ट होगी, रेड रिफ्लेक्ट होगी, और हमें रेड कलर ही नजर आएगा उस कॉम्प्लेक्स का। ठीक हो गया? यस सर। तो कंप्लीमेंट्री कलर की ये डेफिनेशन, और ये है कंप्लीमेंट्री कलर की एग्जाम्पल। ठीक हो गया जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे सर हमें क्या पढ़ाओगे? आगे है डीडी ट्रांजिशन। अब डीडी ट्रांजिशन को पढ़ने से पहले मैं कुछ और आपको समझाना चाहता हूं, मैं पीछे आपको ले आना चाहता हूं। कुछ चीजें हैं, जैसे कि इस टॉपिक के शुरू में लिखता है हमारी किताब वाला कि जो डी सबशेल है उसकी शक्ल होती है क्लोवर लीफ शेप। क्लोवर लीफ से मुराद है डबल डम्बल, यानी एक डम्बल ये है और एक डम्बल ये है, इसे कहते हैं क्लोवर लीफ शेप, जिसमें 4 लोब होते हैं, 1 2 3 4, और या फिर इसे आप 2 डम्बल भी कह सकते हैं, एक ये वाला डम्बल और एक ये वाला डम्बल, डम्बल जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं जी। उसके बाद वो कहता है ये जो डी सबशेल है ना, आपको पता है इसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इसलिए इन्हें डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। अगर कोई एटम जो है आइसोलेटेड एटम है, अकेला एटम है ट्रांजिशन मेटल का, तो ऑल 5 ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी, सो दे आर कॉल्ड डी जनरेट ऑर्बिटल। अकेला एटम पड़ा हुआ है तो उसके 5 ऑर्बिटल जो हैं डी सबशेल के, उनकी एनर्जी सेम होगी, इसलिए हम उनको डी जनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। बट मगर दे आर डिफरेंट शेप्स, इनकी शेप्स में थोड़ी मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे ही है, प्लेन मुख्तलिफ होते हैं इनके, एक्स वाई जेड एक्सिस में ये अलग अलग तरीके से रहते हैं। अच्छा सर जी, इन चारों की जो शेप है वो तो सेम है बिल्कुल, ये चारों जो है वो 4 जो है लोब्स पर मुश्तमिल है, मगर डीजेड की शेप वैसी नहीं है। डीजेड में 2 लोब हैं और दरमियान में डोनट या कॉलर बना हुआ है, फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया था। तो 5 की अगर कंपेयर करें ना तो शेप्स सेम नहीं है। तो वो क्या लिखता है, देयर डिफरेंट शेप्स लीड टू डिफरेंट एनर्जीज इन कॉम्प्लेक्स आयन। समझना, जब वो अकेला है तो उसके 5 डी ऑर्बिटल डी जनरेट है, मगर जब वो कॉम्प्लेक्स आयन के शक्ल में आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा ट्रांजिशन मेटल, तो फिर उसकी शेप्स के मुख्तलिफ होने की वजह से उसकी एनर्जीज भी क्या हो जाएंगी, मुख्तलिफ हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, यही कहना चाहता हूं। कैसे चेंज होंगी आओ बताता हूं। ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये हमारे क्विक चेक 18.4 के ए पार्ट का पक्का आंसर भी है। इधर से लेकर
इधर तक लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखें हम क्या लिखते हैं, वो लिखता है व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल आयन, जब कभी जो लिगेंड हैं वो सेंट्रल मेटल आयन के करीब आते हैं उससे बॉन्ड बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें टाइटेनियम के साथ 6 लिगेंड आ रहे हैं, किसके, पानी 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 6 लिगेंड, ठीक है, और इसके ऊपर +3 का चार्ज होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये हमारा ट्रांजिशन मेटल आयन है, इसके गिर्द जब ये लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, इसके करीब आते हैं, तो दे क्रिएट, यही लिगेंड पैदा करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द मेटल आयन, इस मेटल आयन के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। जी हाँ, और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, काजेज, वजह बनती है द 5 डीजनरेट ऑर्बिटल टू स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स विद डिफरेंट एनर्जीज। यानी जैसे ही इस सेंट्रल मेटल आयन के करीब आते हैं ये वाले लिगेंड्स, तो वो क्या करते हैं कि इस सेंट्रल मेटल आयन के इन 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, और दोनों ग्रुप्स की एनर्जी आपस में मुख्तलिफ होती है, जिन्हें फिर आप नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। समझ रहे हो? जी सर समझ रहे हैं। ओके सर, कैसे, जरा आप हमें एक्सप्लेन करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस एग्जाम्पल से, ये वाली बात इसी एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूं। हमारी बुक में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो वाला होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, जिसके गिर्द 6 लिगेंड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ टाइटेनियम के गिर्द 6 पानी के मॉलिक्यूल हैं, तो 6 लिगेंड इधर प्रेजेंट हैं। सही हो गया। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 5d ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू 2 सेट्स। जैसे ही इस टाइटेनियम के करीब ये वाले लिगेंड्स आते हैं, ये वाले लिगेंड्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस टाइटेनियम के 5 डीजनरेट ऑर्बिटल 2 सेट में बिखर जाते हैं। एक सेट होता है जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, दूसरा सेट होता है जिसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं। समझना, 3 लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल हो जाते हैं और 2 हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल हो जाते हैं। और 3 कौन से होंगे मैं बताता हूं, dxy dyz dzx जो है ये 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है, और इनकी एनर्जी लोअर होगी, आगे हम देखेंगे। और 2 बाकी जो बच गए हैं dx² - y² और dz², ये 2 हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चेंज हो जाते हैं। सर जी कैसे? देखिएगा, ये आपके सामने ना टाइटेनियम है कि नहीं है? बिल्कुल है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम के ऊपर +3 का चार्ज है। वो कैसे पता चला? क्योंकि इसमें ये जो लिगेंड्स है ना, ये न्यूट्रल हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं, तो ये +3 किस पर होगा? टाइटेनियम के ऊपर। +3 टाइटेनियम पे। और जरा इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं। आर्गन से मुराद है 18 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आता है 3d, उसके बाद आता है 4s। 22 है ना, 22 में से 18 और 2 20 और 2 22, सही। मगर टाइटेनियम इस जगह पे +3 की फॉर्म में, इसका मतलब टाइटेनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं। लूज होंगे तो कहां से होंगे? 4s में से 2 चले जाएंगे, 4s खाली हो जाएगा, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से जाएगा, तो 3d में 2 में से 1 बच जाएगा। सही हो गया। अब यहां देखें, ये मैंने डीजनरेट ऑर्बिटल बनाए हुए हैं, किसके? इसी टाइटेनियम +3 के। ये देखें, ये dxy dyz dzx dx² - y² dz²। अब इन 5 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, क्योंकि 3d सब शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो किसी में डाल दें, आपकी मर्जी है, पहले में डाले, दूसरे, तीसरे, चौथे, मैं इधर डाल देता हूं। सही हो गया जी सर। अब सुनिएगा मेरी बात, ये डीजनरेट ऑर्बिटल है, अकेला टाइटेनियम +3 की फॉर्म में है, ये उसके डीजनरेट ऑर्बिटल हैं जिनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इसके करीब लिगेंड्स आते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या करती है कि इन्हीं 5 ऑर्बिटल को थोड़ा सा ऊपर ले जाती है, एक्साइट कर देती है, मतलब 5 ऑर्बिटल को ऊपर ले जाती है, इट्स मीन उनकी एनर्जी को हाई कर देती है, और ये 5 ऑर्बिटल इस जगह पे पहुंच जाते हैं, इनकी एनर्जी हाई हो गई, 5 की, सही है, थोड़ी सी हाई हुई। आपको कैसे पता चला हाई हुई है? ये वाला जो एरो है ये एनर्जी को जाहिर कर रहा है, इट्स मीन ऊपर एनर्जी ज्यादा है, तो ये 5 ऑर्बिटल थोड़ा सा एलिवेट कर गए, अपनी जगह से ऊपर चले गए, 5 की एनर्जी थोड़ी सी हाई होगी। अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रॉन सर जी इधर है पड़ा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब होगा क्या कि अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन 5 डीजनरेट ऑर्बिटल को 2 ग्रुप में बिखेर देगी, स्प्लिट कर देगी, तोड़ देगी। 2 ग्रुप ये है, ये नीचे वाला ग्रुप है, ये ऊपर वाला ग्रुप है, या ये नीचे वाला सेट है, ये ऊपर वाला सेट है। अब नीचे वाला सेट जो है ये 3 ऑर्बिटल का है, ऊपर वाला सेट 2 ऑर्बिटल का है। नीचे वाले सेट में 3 ऑर्बिटल हैं, dxy dyz dzx, और इन तीनों क्योंकि ये नीचे हैं
अपने पेरेंट्स से नीचे हैं, तो इसलिए इन तीनों की एनर्जी कम है। मैंने भी यही बताया है कि 3 लोअर एनर्जी वाले होते हैं, dxy, dyz, dzx, और 2 ये जो ऊपर हैं ये हाई, मजीद हाई लेवल पे हैं, तो इनकी एनर्जी हाई हो गई है, इसलिए ये 2 हायर एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं। नाम इनके आपके सामने हैं, dx² - y² एंड dz²। एक और मजे की बात, एक्स्ट्रा लेवल पे ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, उन्हें T2g कहते हैं, 2 को T2g ऑर्बिटल, और जो 2 ऑर्बिटल होते हैं उन्हें EG ऑर्बिटल, मतलब ये वाले हायर एनर्जी वाले EG ऑर्बिटल हैं और ये वाले T2g ऑर्बिटल हैं। या यूं समझ लें कि इस ग्रुप का नाम, इस सेट का नाम है EG सेट और इस सेट का नाम है T2g सेट। हमारी बुक में नहीं है मगर फिर भी मैंने आपको बता दिया। सर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन नीचे वाली एनर्जी, नीचे वाले ऑर्बिटल्स में ही रहेगा। क्यों सर, ये ऊपर नहीं जा सकता? नहीं, इलेक्ट्रॉन उस वक्त ऊपर जाता है जब उसको एनर्जी मिलती है, जब उसको कहीं से एनर्जी मिलती है। बोहर एटॉमिक के मॉडल के मुताबिक कि जब एनर्जी जज्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। सही हो गया? जी सर बिल्कुल सही हो गया। यहां तक समझ आ गई? जी बिल्कुल सर समझ आ गई। ओके हो गया? यस सर। तो यहां तक इसको रोक लें, हैं, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, बल्कि रोक ना लें, इधर ही समझ लें इसको। देखें, अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स, आपको पता है ये हमें ना, हम जब इस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो ये हमें वायलेट कलर का नजर आता है। किस कलर का नजर आता है? वायलेट, जामुनी कलर का हमें नजर आता है। क्यों नजर आता है? मैं आपको वजह बताता हूँ। होता यह है बेसिकली कि सूरज की जो रोशनी है, लाइट है या वाइट लाइट है, वो पड़ती है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में जो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन है 3D वाला, ये वाला, इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है लाइट। मैं लिख देता हूं LIGHT। जब इसको लाइट मिलती है ना, तो ये क्या करता है, ये लाइट लेकर, लाइट एब्जॉर्ब करके, ये जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो यहां से ये जंप करके इधर चला आएगा। ये दोबारा क्यों बनाए हैं? 2 दफा इसलिए बनाए हैं कि इस जगह पर जो है ना ट्रांजिशन नहीं हुई, इस जगह पर जो है वो ट्रांजिशन हो चुकी है। ट्रांजिशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाना। तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया? ये लाइट जज्ब करके ऊपर जाएगा, इस प्रोसेस को ट्रांजिशन कहते हैं। सही हो गया? जी सर। अब सुनिएगा मेरी बात, जो लाइट इसने जज्ब की है वो कौन सी जज्ब की है? ये वायलेट कलर का हमें नजर आ रहा है। जी सर। तो इसने फिर कौन सी लाइट जज्ब की होगी? इसने येलो लाइट जज्ब की होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये येलो कलर की लाइट जो है, सर जी येलो, सूरज की रोशनी तो वाइट है भाई, सूरज की रोशनी वाइट है ना, उसमें जो येलो कलर की वेवलेंथ वाली रेंज है, जो येलो कलर है, वही लाइट जज्ब करके ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिटल में चला जाता है। जब येलो जज्ब होगी, ठीक है, तो हमें कौन सा नजर आएगा? उसके सामने वाला कंप्लीमेंट्री, येलो के सामने वाला कौन सा कलर है? वायलेट कलर है। तो हमें कौन सा नजर आएगा? वायलेट नजर आएगा। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हमें क्या नजर आता है? वायलेट कलर का नजर आता है। वेरी गुड, है, समझ आ गई? यस सर। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। सेम ऐसा ही एक और चीज है, टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में हमारी बुक वाले ने बताया है कि इन टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स में, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी 4 लिगेंड लगे होंगे सेंट्रल मेटल आयन या एटम के गिर्द, द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, इज रिवर्स देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल के रिवर्स होगी। रिवर्स कैसे होगी सर जी? देखें, ऑक्टाहेड्रल में जो है वो ऊपर वाले होते हैं ये, यानी कि जो हायर एनर्जी वाले हैं वो 2 हैं और लोअर एनर्जी वाले हैं 3। टेट्राहेड्रल में ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 3 होंगे हायर एनर्जी वाले और 2 होंगे लोअर एनर्जी वाले। तो हमने लिखा भी है कि 2 लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल, 2 लोअर एनर्जी वाले वो कौन से हैं? dx² - y² और dz², और 3 हायर एनर्जी ऑर्बिटल, 3 हायर एनर्जी वाले, dxy, dyz, dzx। ओके हो गया? जी सर बिल्कुल ओके हो गया। अब सुनिएगा बात, सर इसकी कोई एग्जांपल तो दें। जी बिल्कुल, मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, CuCl4, ऊपर ओवरऑल चार्ज होता है -2 का। जी बिल्कुल। तो कॉपर पे क्या चार्ज होगा? सुनिएगा, 4 क्लोराइड है ना, 4 पे -4 का चार्ज है, एक पे -1, दूसरे पे -1, इस लिहाज से तो -4 इधर है, इस पे होगा +2। -4 में से +2 चला जाए, ओवरऑल चार्ज क्या बनता है? -2। तो कॉपर पे +2 है। तो कॉपर +2 की जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखते हैं। 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, बॉयज एंड गर्ल्स। तो +2 इस पर चार्ज है। तो आर्गान में आ गए 18, उसके बाद आ गया 3D, उसके बाद आ गया 4s।
तो पहले हम 29 का कर लेते हैं। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, तो +2 ये हो गया 29। देखे ना, 18 और 2 20 और 9 29। +2 का मतलब है 2 लूज हो गए, तो वो 4s वाले ही लूज होते हैं। तो 4s में 0, 3d में कितने हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका 3d ऑर्बिटल्स हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन करने हैं, पेयर कर दें 2 4 6 8 और ये 9। सही है जी, बिल्कुल सही है। जैसे ही लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो ये जो है ना अप हो जाएगा, यानी इसकी थोड़ी सी एनर्जी पांचों की ऊपर चली जाएगी, थोड़ा सा ऊपर लेवल पे चले जाएंगे, खुश हो जाएंगे भी हम हायर एनर्जी पे आ गए। सही, इनमें इलेक्ट्रॉन भी भर दो ना सारे, ये 2 4 6 8 और ये 9। अब क्या होगा, अब ये उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैंने इधर आपको बताई थी, ये 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाएंगे, 2 सेट में बट जाएंगे। ये जो नीचे वाले हैं ये लोअर एनर्जी वाले हैं, ये जो ऊपर वाले हैं ये हायर एनर्जी वाले हैं, और इनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डेल्टा ई से जाहिर कराया जाता है। इधर भी शायद मैंने आपको नहीं बताया कि इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है उसे डेल्टा ई से जाहिर कराया जाता है। प्यारे बेटे, सर अब इलेक्ट्रॉन का क्या करना है? मैं बताता हूं इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना है। आप नीचे वालों को ना फुल्ली भर देंगे, मतलब नीचे वालों को फुल्ली भर देंगे का मतलब यह है कि नीचे वालों में 4 इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाएंगे, क्योंकि लोअर एनर्जी वाले पहले ही फील्ड होते हैं। ऐसे ही है ना? यस सर। तो ये 4 यहाँ आ गए, बाकी 9 में से 5 बच गए, वो 5 ऊपर चले जाएंगे, वो 5 यहाँ चले जाएंगे, 2 इधर 2 इधर और 1 इधर। ऐसे ही हो गया ना? यस सर, ऐसे ही हो गया। अब आगे क्या होगा? आगे लाइट पड़ेगी, लाइट यहां पर पड़ेगी लोअर वाले पर। ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर्ड फॉर्म में है। इधर जब लाइट पड़ेगी LIGHT, तो यहां पर क्या होगी? ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन। सही है। इस ट्रांजिशन से क्या होगा कि ये नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा। तो पहले तो ना बना लो नॉर्मली जैसे पहले बनाए, ये ऐसे 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 और ऊपर वाले भी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब होगा क्या, ये नीचे में से ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके ये ऊपर चलाएगा, तो ऊपर पेयर हो जाएंगे और नीचे ये 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो जो भी लाइट ये जज्ब करके ऊपर पहुंचा है, वही लाइट जो जज्ब हुई है उसके सामने वाला हमें कलर नजर आएगा, यानी उसके सामने वाला हमें ये वाला कंपाउंड नजर आएगा। अब आपने सर्च करना है, हमारी बुक में तो लिखा ही नहीं है, इसका भी नहीं लिखा था वायलेट कलर है, मैंने खुद ही बताया। आपने सर्च करना है कि हमें CuCl4 किस रंग का नजर आता है। जिस रंग का भी ये हमें नजर आता है ना, उसके जो सामने वाला होगा वही कलर जज्ब करके, वही लाइट लेकर ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया होगा। समझ आ गई? यस सर। एक बात और सुन लें, ये जो डेल्टा ई है ना, इसके बारे में बताना चाहता हूं। ये यहां पे मैंने लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन यू कैन से कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स इज रिलेटेड टू एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग। यानी ये जो एनर्जी है, ये डेल्टा ई, ये 2 ऑर्बिटल्स के दरमियान एक्सटेंट है, हद है भी, कितना एनर्जी का डिफरेंस है, कितना एनर्जी का फर्क है। इसलिए वो कह रहा है कि एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग है, और इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आपकी टेक्स्ट बुक में नाम नहीं है, मगर आप लिख लेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई। हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई के साथ। ठीक हो गया? यस सर, ठीक हो गया। अच्छा मेरे प्यारे बेटे, आपकी मेरे पास नोट्स हैं, मैंने कॉपी कराए थे। देखें, आपकी ये जो है ना, इसमें 18.4 का जो पहला क्विक चेक है वो है, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स अफेक्ट द डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल। जो लिगेंड्स हैं वो कैसे इनकी डीजनरेसी को डिस्टर्ब करते हैं। तो इधर से इधर तक लिख दें, टेक्स्ट बुक में मौजूद है, आपकी मर्जी, या इधर से लेकर इधर तक लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मर्जी। टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं लाइन के सेंटर में वैन लिगेंड से लेकर डेल्टा तक, यहां तक रिप्रेजेंटेड बाय, यहां तक आपने इसका आंसर लिखना है, यही मैंने लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद मेरे बेटे इसी क्विक चेक में दूसरा जो पार्ट है वो कहता है कि डिस्क्राइब द की डिफरेंस इन डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग पैटर्न बिटवीन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये ऑक्टाहेड्रल वाला लिखेंगे, ये टेट्राहेड्रल वाला लिखेंगे। सर सारा लिखेंगे? बहुत अच्छी बात है। डायग्राम अगर आप बनाते हैं स्पीड से बन जाती है, नहीं बना सकते डायग्राम तो कम से कम इधर से लेकर इधर तक लिखें और इधर से लेकर इधर तक लिखें। मगर मैं आपको कहूंगा, अगर आपने उसके होश उड़वाने हैं, छक्के छुड़वाने हैं, तो फिर आपको ये डायग्राम्स बनानी चाहिए। आइदर शॉर्ट में भी आ जाए तो भी आपको ये डायग्राम्स बनानी चाहिए। सही हो गया? जी सर, बिल्कुल सही हो गया।
अब आ जाते हैं डी ट्रांजिशन के ऊपर। ये डी ट्रांजिशन क्या होता है? देखो भाई, इलेक्ट्रॉन लाइट जज्ब करके इधर से इधर को पहुंचा है, ऊपर यहां से यहां पहुंचा है, ऐसे ही है ना। यानी इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर में जाता है तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोअर ऑर्बिटल भी डी ऑर्बिटल हैं, हायर एनर्जी वाले भी डी ऑर्बिटल हैं, तो इलेक्ट्रॉन डी से डी में जंप कर रहा है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। यही मैंने वहां पर लिखा हुआ है और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखें मैंने क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स एब्सॉर्ब लाइट एंड एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक हो गया। लोअर एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट जज्ब करके एक्साइट होकर हायर एनर्जी में चले जाते हैं। द लाइट एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग डेफिनेट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। वो कहता है इस दौरान जो लाइट इन्वॉल्व हुई है इस ट्रांजिशन में, वही वजह बनती है एक खास रंग किसका? कॉम्प्लेक्स का। ऐसे ही है, मैंने आपको समझाया हुआ है इधर। ओके, उसके बाद शोइंग डेफिनेट कलर। हाँ, द अनएब्सॉर्ब्ड लाइट, जो एब्सॉर्ब्ड नहीं हुई, इज द ट्रांसमिटेड, वो रिफ्लेक्ट हुई, ट्रांसमिट हुई, एंड डिसाइड करेगी कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है। यही मैंने आपको बताया था ना कि येलो जो है वो जज्ब हो गई है ना जी, और उसके सामने वाली जो है ये ट्रांसमिट हुई है, और यही बताएगी कि कलर मेरे जैसा है, वायलेट कलर है इस कॉम्प्लेक्स का। यही बात लिखी हुई है। ओके हो गया जी सर? बिल्कुल ओके हो गया। जरा आगे चलेंगे। उसके बाद वो कहता है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डी ट्रांजिशन। अब देखें ना, जो डी ट्रांजिशन हो रही है, जो लाइट पड़ रही है और एक्साइट कर रही है, वो लाइट क्या है? लाइट इज एनर्जी। जी बिल्कुल। तो जो एनर्जी वो कहता है ट्रांजिशन में इन्वॉल्व हो रही है विथ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक होगी। और केमिस्ट्री में लाइट की फ्रीक्वेंसी को इस साइन से जाहिर करते हैं, टेढ़ा वी है ये। एंड वेवलेंथ और लेमडा के साइन से वेवलेंथ को जाहिर करते हैं ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, एक्सप्रेस्ड बाय प्लांक्स इक्वेशन। तो ये जो एनर्जी लाइट जो आ रही है, इसकी जो एनर्जी है उसको हम प्लांक्स इक्वेशन से जाहिर करते हैं, और प्लांक्स इक्वेशन होती है डेल्टा ई। सर ई लिखें? नहीं, डेल्टा ई लिखेंगे क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है ना। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू, इसे मैं पढ़ता हूँ म्यू, ये टेढ़ा वी है, और ये बराबर होता है किसके? एच सी ओवर लेमडा के। इस पूरी इक्वेशन को नाम दिया जाता है प्लांक्स इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन भी की जा सकती है, समझाया भी जा सकता है। आप इसको ऐसा करें कि इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चूंकि थोड़ी एक दो चीज़ें इस टॉपिक से रह गई हैं वो मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? और हम प्लांक्स इक्वेशन की थोड़ी सी डेरिवेशन भी देख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि ये जो प्लांक्स इक्वेशन है इसमें रिलेशनशिप कौन सी चीज का किसके साथ है। देखें, ये डेल्टा ई जो है ये एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, और इस ये भी बराबर है एच सी ओवर लेमडा के। अगर आप कहें तो मैं आपको डेरिवेट करके दिखाता हूँ। देखें, आपको समझाने के लिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल सर। केमिस्ट्री में तो हम इसे इस साइन से जाहिर कर रहे हैं, फिजिक्स में हम इसे एफ से जाहिर करते थे, ठीक है? तो आपको याद होगा, आपने शायद कहीं पढ़ा हो फिजिक्स में, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v कहते हैं वेलोसिटी को या स्पीड को, f फ्रीक्वेंसी है, ये जो लेमडा है ये वेवलेंथ है, ठीक है? तो चूंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं तो v की जगह हम c लगा देते हैं। c स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू f फ्रीक्वेंसी है ना, हमारे पास फ्रीक्वेंसी को किससे जाहिर किया जा रहा है? इस वाले टेढ़े v से, और ये लेमडा हो गया, ठीक है सर? बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप ऐसा करें कि इस ना लेमडा को ना जनाबे वाला इस तरफ ले आए तो c ओवर लेमडा बन जाएगा, और वो बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के। ऐसे ही है? यस सर। देखिएगा इस इक्वेशन को, देखिएगा इस इक्वेशन में ना ये डेल्टा ई है, ठीक है? ये बराबर है h, लगा दिया सर जी। इस फ्रीक्वेंसी की जगह पर इसकी वैल्यू लगा रहा हूं, और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है c ओवर लेमडा। c माने स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा माने वेवलेंथ ऑफ लाइट, और E इज द एनर्जी ऑफ लाइट,
और h क्या है, इसे बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट। अब देखना, अगर मैं इस कांस्टेंट को खत्म करूं और बराबर का साइन भी खत्म करूं तो रिलेशनशिप क्या बनेगा, E एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी स्पीड ऑफ लाइट के, और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट के, यानी वो वाली लाइट जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यस सर। एक और चीज भी देख लें डायरेक्टली कि E और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो भी डायरेक्टली रिलेशनशिप है, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये 3 रिलेशनशिप आप याद रखें, 3 ना तो ये 2 जरूर याद रखें कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी वाली लाइट होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी उसकी, ठीक है। ये सर बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपको याद है हमने पढ़ाया था, बल्कि यहाँ भी लिखा हुआ है विब गायर, यानी कि ये वायलेट है, ये ब्लू है, ये जो है ना ग्रीन है, उसके बाद येलो है, फिर ऑरेंज है, फिर रेड है। इस तरफ हम आए ना तो ये वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, मतलब कि वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो कम है और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। ऐसे ही हो गया जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, ये वायलेट कलर की वेवलेंथ कम है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। सही हो गया जी सर, बिल्कुल सही हो गया। अब आपकी ही टेक्स्ट बुक में ना एक क्विक चेक मुझे याद आ गया है, वो मैं बता देता हूँ। आपकी ही बुक में एक क्विक चेक सी है, सी, हाँ, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाइट एनर्जी एंड ऑब्जर्व्ड कलर अकॉर्डिंग टू प्लांक्स इक्वेशन। तो ये रिलेशनशिप है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही डेरिवेट कर लें, ऐसे लिखें फिर ये करें, ठीक है, ऐसे करते हैं फिर ये लिख दें फिर ऐसे लिख दें, ये सारा ठीक है। तो ये क्विक चेक सी का आंसर मैंने आपको लिखवा दिया है। उसके बाद ज़रा आगे चलते हैं। 2 बातें हैं या हेडिंग है कि इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स ऑन डेल्टा ई एंड कलर। जो लिगेंड्स होते हैं ना वो डेल्टा ई और कलर को चेंज कर देते हैं। मुख्तलिफ लिगेंड्स की वजह से ही कलर और डेल्टा ई जो है वो चेंज हो जाता है। तो हमने पढ़ा था 2 तरह के लिगेंड्स होते हैं। तो पहले मैंने क्या लिखा, द नेचर ऑफ लिगेंड अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ई। डेल्टा ई का जो मैग्नीट्यूड है उसको लिगेंड की जो टाइप है वो अफेक्ट करेगी। जैसे कि 2 तरह के लिगेंड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, एक वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। मैं पिछले आर्टिकल में पढ़ा चुका हूँ। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो हैं वो ये मिसाल दी गई, अमोनिया है, EN है, CN है, ये सारे जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, ठीक है जी सर। वो कहता है दे प्रोड्यूस अ लार्ज डेल्टा ई। लार्ज का मतलब है कि ये जो डिफरेंस है डेल्टा ई का डिफरेंस ये बड़ा होता है, ज्यादा होता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो फिर क्या होगा, जब ये वाला जो है बड़ा होगा ना डिफरेंस, तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी वाली लाइट चाहिए होगी। ज्यादा एनर्जी का मतलब है ज्यादा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कम वेवलेंथ वाली लाइट। समझ आ रही है नहीं आ रही जी सर? तो कम वेवलेंथ वाली लाइट ये है ना, इनमें से है, ऐसे ही है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि देयरफॉर डेल्टा ई बड़ा है ना, हायर फ्रीक्वेंसी या हायर एनर्जी एंड शॉर्टर वेवलेंथ वायलेट या ब्लू लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। ये देखो, ये वायलेट और ब्लू इनकी वेवलेंथ कम है, ये एब्जॉर्ब होंगी। जब वायलेट देखें, वायलेट या ब्लू वो हो रही हैं, मतलब एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो येलो या ऑरेंज हमें नजर आएगा। तो यही मैंने लिखा हुआ है, एंड कम्प्लेक्स अपीयर येलो या ऑरेंज। दूसरा केस कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड्स। तो ये वीक फील्ड लिगेंड्स हैं आपके सामने। दे प्रोड्यूस स्मॉल डेल्टा ई, थोड़ा डेल्टा ई, यानी ये वाला डिफरेंस कम होगा, थोड़ी एनर्जी वाली लाइट जज्ब होकर इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचा देगी। थोड़ी एनर्जी यानी कम फ्रीक्वेंसी जी, और हायर वेवलेंथ, लार्जर वेवलेंथ। तो देखो क्या लिखा है, लोअर फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गर वेवलेंथ। ये देखो इनकी वेवलेंथ, रेड और ऑरेंज की वेवलेंथ ज्यादा है, रेड या ऑरेंज की वेवलेंथ ज्यादा है, ये एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है। और कम्प्लेक्स हमें कैसा नजर आएगा, ब्लू या ग्रीन, ऐसे ही है। देखो रेड जज्ब हो तो ग्रीन नजर आएगा,
और ऑरेंज जज्ब हो तो ब्लू नजर आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी ही इसी किताब में क्विक चेक 18.4 का जो है वो डी क्वेश्चन है कि अगर कॉम्प्लेक्स के पास Cl माइनस लिगेंड हो, ठीक है, एब्जॉर्ब लाइट इन अ रेड एंड ऑरेंज रीजन, व्हाट जनरल कलर रेंज विल यू एक्सपेक्ट टू कॉम्प्लेक्स बी अपीयर। तो ये वाला आंसर है, इधर से लेकर इधर तक आंसर लिख देंगे। डी का क्विक चेक 18.4 का डी, और इसमें सारे नहीं लिखेंगे आप, सिर्फ क्लोराइड आयन लिखेंगे कि क्लोराइड आयन इज आ वीक फील्ड लिगेंड, सो इट प्रोड्यूस स्मॉल डेल्टा ई, बाकी सारी ये चीज लिख देंगे। ठीक हो गया? यस सर। एक और क्विक चेक है ई वाला, एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ डी ट्रांजिशन। तो वो ये लिखा हुआ है इधर से इधर तक, ये मैंने हूबहू कॉपी पेस्ट किया है टेक्स्ट बुक वाला, टेक्स्ट बुक में मौजूद है ये इस कंप्लीमेंट्री कलर वाले व्हील के सामने द इलेक्ट्रॉन से लेकर 5 लाइनें। ठीक है, ये हमारा आज का लेसन था, इसे तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।